हजारों लोगों ने कहा उन्हें परग्रही जीवों ने अगवा किया था। लोगों का कहना है कि परग्रही जीव इंसान के अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे हैं। जानवरों को बड़ी बारीकी से काटा गया था। ये बात तो पक्की है कि कोई शरीर के अंग उतार रहा था, जैसे खून और डीएनए। तो क्या परग्रही पृथ्वी पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे? दूसरे बुद्धिमान जीव हाइब्रिडाइज्ड करने लायक किसी भी जीन्स को निकालकर उन्हें हाइब्रिडाइज्ड कर रहे हैं। मगर ये सवाल तो बरकरार ही है, अगर उन परग्रहियों ने हाइब्रिड्स बनाए थे तो क्यों, क्या कारण था? अगर परग्रही एलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स बना रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मानव सभ्यता खत्म होने वाली है? शायद उस परग्रही विकास को जारी रखने के लिए आज की तारीख में भी ऐसे हाइब्रिड्स बनाए जा रहे हैं। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही हैं। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। प्रोजेक्ट हाइब्रिड। लुजोन आइलैंड, फिलीपींस, 2019। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्हें मनुष्य का एक बिल्कुल ही नया रिश्तेदार मिल गया है, होमो लुजनेंसिस। वो लाइमस्टोन की एक बहुत बड़ी गुफा में मिले थे और होमो लुजनेंसिस के अवशेष करीब 67,000 साल पहले के हैं। एशिया की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला कोई पुल नहीं था, इसलिए ये प्रजाति उन होमिनिन प्रजातियों से अलग थलग ही रही। मैं तो मानता हूं कि अगर हम इंसान के विकास के क्रम को देखें और उन प्रजातियों को देखें जो उन दौरान हुई थी, तो कहानी बड़ी ही मामूली सी लगती है। हम चिंपैंजीज और बंदरों से अलग हुए और हमारे होमोसेपियन पूर्वजों का विकास हुआ और उन होमोसेपियन से ही हम आज के इंसान बच गए हैं। जब हमने आर्कियोलॉजी में और रिसर्च की तो हमें कई अलग अलग किस्म के होमिनिड्स मिले। उनमें से ही एक थे होमो लुजोनेसिस। उनमें सबसे दिलचस्प बात ये थी, उनकी कुछ हड्डियों की बनावट बाकी प्रजाति की जीवों से अलग थी। होमो लुजनेंसिस के अलावा कई और इंसान जैसी प्रजातियों की खोज हुई, जैसे कि साइबेरिया के डेनिसोवान और इंडोनेशिया के हॉबिट जैसे होमो फ्लोरेसेंसिस। जब इतनी अलग अलग किस्म की प्रजातियां मौजूद थीं, तो फिर सवाल उठता है, सिर्फ होमोसेपियन ही कैसे बच गए? हालांकि वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि एक जमाने में पृथ्वी पर इंसान जैसी कम से कम 8 प्रजातियां रहती थी, लेकिन सिर्फ होमोसेपियंस ही बचे। मगर क्यों? और इसका जवाब आर्कियोलॉजी के लिए आज भी एक गहरा राज बना हुआ है। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उनसे बचे रहने या होमोसेपियंस के आज भी होने की एक बड़ी वजह ये है दूसरी दुनिया के जीवों की दखल अंदाजी? क्या हम जिन्हें देख रहे हैं वो नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के प्रोटोटाइप्स हैं? क्या हम बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट हैं? क्या पहले भी मनुष्य परिवार की दूसरी शाखाएं थीं जिन्हें या तो बनाया गया था या इनहेंस किया गया था, पर वो उस ग्रेड तक पहुंच नहीं पाई? क्या ये कहा जा सकता है कि परग्रही जीवों की दखलंदाजी की वजह से पृथ्वी पर कई होमिनिन प्रजातियां हुई? और ये भी सच है कि सिर्फ होमोसेपियंस ही आज तक जिंदा बचे रह पाए? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि इस राय की तस्दीक करने वाले सबूत हमें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मिल सकते हैं, खासकर सुमेरिया की अनुनाकी कहानियों से, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द स्काई, आसमान के संरक्षक कहा जाता था। सुमेरिया के प्राचीन लेखों में अनुनाकी की बात कही गई है, ऐसे जीवों की जो उड़ सकते थे। उनके सिर काफी लंबे और वो काफी बुद्धिमान भी थे। कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर विज्ञान लेकर आए। ये भी कहा जाता है कि अनुनाकी मुख्य रूप से जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन में शामिल थे।
इस बात से जुड़ी कहानियां भी हैं कि परग्रही जीवों ने 6000 ईसा पूर्व में इंसानों को जेनेटिकली इंजीनियर करना शुरू किया था, मगर मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत उससे काफी पहले हुई थी। अपनी टेरिटरी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हाइब्रिड्स बनाए। उन्होंने वो हाइब्रिड्स इसलिए बनाए थे कि अनुनाकी ब्लड लाइन 2 पैरों पर चलने वाले वानरों में भी पहुंच जाए और वो उनकी ब्लड लाइन को और आगे बढ़ाएं। उन प्राचीन देवताओं की ज्यादातर मूर्तियों में उन्हें या तो पंखों के साथ दिखाया गया है या फिर किसी उड़ने वाले जानवर या उड़ने वाली मशीन के अंदर। और जो भी प्राचीन सुमेरिया में आए थे वही दुनिया की दूसरी जगहों पर भी गए थे। क्योंकि मिसाल के तौर पर आप आज के तियोतिहुआकान को ले लीजिए, वहां से ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जो उन मूर्तियों से काफी मिलती जुलती है जो आज के प्राचीन सुमेरिया से मिली है। क्या ऐसा हो सकता है कि निएंडरथल और होमो लुजिनेंस जैसी प्रजातियां असल में दूसरी दुनिया से आए जीवों के लिए पृथ्वी पर रहने वाले वानरों से अपने ही हाइब्रिड बनाने की कोशिश का नाकाम नतीजा हो? और क्या उसी प्रयोग की वजह से एक दूसरा और ज्यादा अनोखा जीव भी पैदा हुआ था? मोसुल, इराक, 1845। एसीरिया की राजधानी निम्रुद शहर में खुदाई करते समय मशहूर इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड को एक बड़ा ही अनोखा पत्थर मिला जिसके ऊपर बड़ी बारीकी से नक्काशी की गई थी। 825 ईसा पूर्व के उस काले लाइमस्टोन के ओबलिस्क पर किंग शालमनेजर III की गौरव गाथा लिखी थी। उसमें उनकी जीतों के अलावा उन जीवों को भी दिखाया गया है जो बड़े अजीब से थे और उन्हें भेंट में दिए गए थे। शालमनेजर III का वो काला ओबलिस्क अपने आप में ही बड़ा अनूठा है, क्योंकि जहां तक हाइब्रिड जीवों की बात है तो हमें उसमें जो जीव दिख रहे हैं वो आधे जानवर और आधे इंसान हैं। कुछ के सिर इंसान जैसे हैं और पूरा शरीर किसी जानवर का है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उसे बनाने वाले कलाकार को उनके बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने उन जीवों को रस्सियों से या कई जगहों पर चेन से बांधा दिखाया है। तो क्या ये जीव कभी वाकई पूरी पृथ्वी पर रहते थे? सच कहूं तो मुझे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं होगी कि ऐसा सचमुच हुआ था, क्योंकि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की बेसिक आइडियोलॉजी ही है जेनेटिकल मटेरियल को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना। हाइब्रिड जीवों की चर्चा तो दुनिया भर के मिथकों में है और कई मामलों में वो आधे इंसान भी बताए गए हैं। प्राचीन यूनानियों ने सेंटोर के बारे में लिखा था जो आधा इंसान आधा घोड़ा था। हिंदू मान्यताओं में नाग को इंसान के सर वाला दिखाया गया है, जबकि मिस्र के देवता हॉरस को गरुड़ के सर और इंसान के शरीर वाला। कुरान में भी उड़ने वाले घोड़े का जिक्र है और कहा जाता है कि इंसान के सर वाले इस घोड़े ने मोहम्मद साहब को मक्का से जेरूसलम पहुंचाया था। कुदरती विकास के बाद तो ये हाइब्रिड्स होते ही नहीं। अगर हाइब्रिड्स थे तो उसके पीछे जरूर जेनेटिकल डिजाइन भी होगा। हमारे मिस्र के पूर्वज या दूसरी जगहों पर रहने वाले पूर्वजों के जेनेटिकल डिजाइन्स नहीं थे, पर वहाँ हाइब्रिड जीव थे। इसके सबूत हमें उनके लेखों से और उनकी मूर्तियों से मिलते हैं जो आज भी दुनिया भर में मौजूद हैं, खासकर मिस्र में। अब सवाल ये उठता है कि अगर परग्रहियों ने वो हाइब्रिड्स बनाए थे तो उसकी वजह क्या थी, क्यों बनाए? क्या शालमनेजर III के उस काले ओबलिस्क और दुनिया भर में मिले दूसरे ऐसे स्तंभ इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कभी पृथ्वी पर हाइब्रिड हमारे पूरे इतिहास के दौरान रह रहे थे? और अगर थे तो क्या एक परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट आज भी जारी है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उन अनोखी और दिल दहला देने वाली घटनाओं से मिले जिनमें बड़ी बेरहमी से जानवरों को मारकर उनके अंग निकाल लिए गए थे। क्या परग्रही जीव पृथ्वी पर रहने वाली हर प्रजाति के जीव से डीएनए निकालकर एक एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बनाना चाहते हैं? मॉस्को, सोवियत संघ, फरवरी 1954। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल सर्जरी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पायनियर व्लादिमीर देमिखोव ने एक बहुत ही आला दर्जे का लेकिन बेहद कंट्रोवर्शियल प्रयोग किया।
उन्होंने एक कुत्ते के सर को दूसरे कुत्ते के धड़ पर ट्रांसप्लांट कर दिया। इसके लिए उन्होंने होस्ट कुत्ते के दिल के वैस्कुलर कनेक्शंस का इस्तेमाल किया था। इस काम में वो कामयाब रहे और अगले 5 साल में डेमिखॉफ ने इस तरह के कई और हेड ट्रांसप्लांट्स किए। जहाँ तक इन एक्सपेरिमेंट्स की बात है तो उनसे यही बात पता लगती है कि आज वैज्ञानिकों के पास इतनी क्षमता है कि वो खुद को देवता कह सके। इंसान के डीएनए को किसी जानवर के डीएनए के साथ मिलाकर वैज्ञानिक भी तो एक नए जीव की रचना कर रहे हैं। डेमिखॉफ की कोशिशों को आज 50 साल बाद देखने पर लगता है कि वो किसी सनकी वैज्ञानिक का काम था, लेकिन आज के सर्जन्स तो उनसे कहीं आगे निकल गए हैं और वो जानवरों को इंसानों के साथ मिलाने लगे हैं। 2003 में चाइनीज साइंटिस्ट हुई जेनशेंग ने इंसान के सेल्स को खरगोश के अंडों के साथ मिला दिया और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना पहला ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड। 2004 में मिनेसोटा के मेयो क्लिनिक के रिसर्चर्स ने ऐसे पिग्स बनाए जिनके शरीर में इंसान का खून दौड़ रहा था। और फिर 2018 में चाइनीज साइंटिस्ट एक ज्यादा कारगर और नई जीन एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर की मदद से दुनिया के पहले जेनेटिकली एडिटेड इंसान के बच्चे लूलू और नैना बनाए। ये असल में मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, जिसे आप ठीक उसी जगह काट सकते हैं जहां काटना चाहते हैं और फिर वहां आप डीएनए के नए पीसेस डाल सकते हैं। तो जब हम डीएनए को मैप करना और अलग अलग जीन्स को समझना शुरू कर दिया, तब हमें एक ऐसा औजार मिल गया जिससे हम जीन्स को कुछ खास तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं। हाल के वर्षों में कुछ वैज्ञानिक ये भी कहने लगे कि जिस तरह से व्लादिमीर डेमिखॉफ ने कुत्ते के सर के साथ प्रयोग किया था, उसी तरह से हम जल्दी ही इंसान के सर का भी ट्रांसप्लांट करने लगेंगे। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि जानवर और इंसान के ये हाइब्रिड बनाए जाने की बात नई नहीं है। असल में ये भी उन हाइब्रिड जीवों की ही याद दिलाते हैं जिन्हें कई प्राचीन कार्विंग्स में दिखाया गया है, जैसे कि किंग शालमनीजर III के ऑबलिस्क में। उसमें भी आपको गर्दन के आसपास टांके नजर आएंगे और इंसान के सर वाले कुत्ते भी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज जो हम कर रहे हैं, क्या वो आज से लाखों साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ होगा, और शायद उसी की वजह से उस जमाने में अलग अलग किस्म के वो इंसान भी बने होंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर रहने वाली इंसान जैसी दूसरी प्रजातियों की खोज और प्राचीन चित्रों में नजर आने वाले वो हाइब्रिड जीव इस बात के सबूत हैं कि आज से हजारों साल पहले परग्रही जीव पृथ्वी पर वैसे ही जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जैसे हमारे आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि हमारे अतीत में न सिर्फ ऐसा हुआ था, बल्कि वो एक ऐसी दहला देने वाली घटना की तरफ इशारा भी करती है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि एलियन हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है। सैन लुइस वैली, कोलोराडो, 1967। किंग परिवार के रैंच में लेडी नाम की एक घोड़े की लाश मिली। उसकी खोपड़ी को इस तरह से साफ कर दिया गया था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई हफ्तों से कुदरती तत्वों का सामना कर रही थी। लेकिन किंग परिवार ने 2 दिन पहले ही लेडी को जिंदा देखा था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी लाश के आसपास ना तो खून मिला, ना ही किसी दूसरे जानवर के पैरों के निशान। कंकाल बिल्कुल साफ था और सफेद था। दिमाग का टिश्यू भी गायब था, लेकिन घोड़े को देखकर लग रहा था वो खड़ी होकर दौड़ने लगेगी। लाश इतनी ताजा थी। लेडी जल्द ही स्निपी के नाम से मशहूर हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में प्रेस ने उसे वो घोड़ा समझ लिया था जिसने उसे जन्म दिया था। ये घटना भी जल्दी ही इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती, लेकिन पूरे अमेरिका में उसी तरह के जानवरों के मारे जाने की घटनाएं आम हो गई थी। किसान और रेंचर्स जब सुबह जागते तो देखते कि उनके मवेशी खेतों में मुर्दा पड़े हुए हैं, और वो हमले माउंटेन लायंस, कोयोटीज या उस तरह के दूसरे जानवर नहीं कर रहे थे। किसानों ने बताया कि उन मवेशियों के शरीर से सारा खून निकाल लिया गया था। उनके कई अंग निकाल लिए गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंगों को एक बहुत गर्म हथियार या औजार से निकाला गया था।
जानवरों को इस तरह से मारे जाने की घटनाएं आज भी जारी हैं और कुछ मामलों में पशुपालकों ने यह भी कहा कि उन्होंने उस मारे गए जानवर के आसपास एक काफी तेज अनोखी रोशनी भी देखी थी। हम जैसे जैसे मामले की गहराई में गए और लोगों से बात की, मैंने तो हजारों लोगों से बात की थी। ज्यादातर लोगों ने कहा था, मैंने देखा कि चारागाह में उस जानवर के ऊपर एक बीम आई और फिर उसे काट डाला गया। कुछ ने कहा, मैंने उस जानवर को रोशनी की एक बीम के नीचे आते देखा और फिर उसकी कटी हुई लाश मिली। इन सभी मामलों को देखकर तो यही लगता है कि उन जानवरों के शरीर, अंग, खून, सेल्स और डीएनए निकाल रहा था। अगर परग्रही जीव ही हमारी आहार श्रृंखला में से जीवों के जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे थे, तो फिर इस बात को इंसान के लिए उनके एजेंडा से कैसे जोड़ा जा सकता है? वैज्ञानिकों ने हाल में ही पता लगाया है कि जेनेटिक मेकअप के मामले में इंसान कई दूसरे जीवों से मिलते जुलते हैं। इंसान की करीब 80% जीन्स गाय से है, 85% चूहों से, 90% बिल्लियों से और 96% चिंपांजी से मिलती है। अगर हम डीएनए की समानता को देखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर कोई परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है तो उसका मकसद इंसान के विकास को प्रभावित करना नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि हम भी उन प्रजातियों में से एक हों जिनके जेनेटिक मटेरियल को लेकर वो एक बिल्कुल नया जीव बनाना चाहते हैं? अगर हम किसी भी जीव को जेनेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकें तो उसकी जीन्स को हाइब्रिडाइज्ड कर सकते हैं और दोबारा भी हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। हम भी तो उन विकसित हो रहे वानरों से ही बने हैं जिनके डीएनए के साथ दूसरी दुनिया के जीवों ने छेड़छाड़ की थी और उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से किसी की भी जीन्स को किसी और के जीन के साथ मिला लिया। मगर उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? अभी तक तो उन्होंने कम से कम हमें तो खत्म नहीं किया है। मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं दिखी जिससे ऐसा लगे कि वो एक प्रजाति के तौर पर हमारी कोई मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अपने लिए ही कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो उस कोशिश के बाद एक और बेहद कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट शुरू करें और शायद वो एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही हो। क्या परग्रही जीव पृथ्वी पर रहने वाली हर प्रजाति के जीव से डीएनए निकालकर एक एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बनाना चाहते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं हाँ, और उनका मानना है कि इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उन घटनाओं से मिल सकते हैं जिनमें परग्रहियों ने इंसानों को अगवा किया था। अगर परग्रही इंसानों के जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे थे और एलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स पर प्रयोग कर रहे थे, तो फिर उनका असली मकसद क्या था? क्या वो परग्रहियों को फायदा पहुंचाने के लिए है या इंसानों को, या दोनों को फायदा होगा? बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, 25 अक्टूबर 1965। एक स्थानीय अखबार द बॉस्टन ट्रैवलर में सुर्खियों में यह खबर छपी कि न्यू हैम्पशायर में रहने वाले बेटी और बार्नी हिल को परग्रही जीवों ने अगवा किया था। इस मशहूर घटना के 50 साल के अंदर इस तरह के हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लोगों ने दावा किया था कि उन्हें दूसरी दुनिया के जीवों ने अगवा किया था। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगवा हुए ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनके शरीर से डीएनए निकाल लिया गया था और उनके ऊपर वो अजीब से छोटे कद के काली आंखों वाले वो जीव एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिन्हें आज हम कहते हैं द ग्रेज। जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स की बात है तो उनका कहना है कि अगवा किए जाने की उन घटनाओं का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू ये है कि इंसान का खून और हमारे ब्लड टाइप ये तय करते हैं कि कौन से इंसान उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर, 1940। रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर ने एक और बड़ी चौंकाने वाली खोज की और उनकी ये खोज इंसान के ब्लड टाइप्स के आसपास केंद्रित थी।
लैंड स्टाइनर ने बताया कि RH फैक्टर जो एक तरह का प्रोटीन या एंटीजन होता है और रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मिलता है, उसने पूरे वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया था। इंसान के ब्लड टाइप्स की एक बड़ी खूबी है कि इसमें RH होता है पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड टाइप, और इसका सीधा संबंध एक खास एंटीबॉडी से होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्से होते हैं। जिसके अंदर वो है वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। लैंड स्टाइनर ने सबसे पहले मूल A, B और O ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, मगर उनकी सबसे नई खोज ने इंसान के खून की प्रकृति के एक बड़े चौंकाने वाले रहस्य को उजागर किया है। RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के बीच एक सबसे अनूठा पहलू ये है कि विज्ञान को आज तक भी ये नहीं पता कि क्यों कुछ लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं और साथ ही क्यों कुछ लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। ये बात आज भी बहुत चौंकाने वाली है। किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या डिजीज की तरह अगर हम इन अलग अलग ब्लड टाइप्स को मिला दें तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। अगर आप RH नेगेटिव हैं और आपको RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाता है तो आपके रेड ब्लड सेल्स अलग दिखेंगे और वो हमलावर बैक्टीरिया या वायरस जैसे नजर आएंगे। इसमें इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत RH नेगेटिव है और बच्चे के पिता RH पॉजिटिव हो, तो अक्सर होता यह है कि उस प्रेग्नेंट औरत का इम्यून सिस्टम कोख में पल रहे भ्रूण को एलियन मान लेता है। और ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप मेरी बात माने तो इन हालात में कोशिश ये की जाती है कि दवा से भ्रूण को स्वस्थ रखा जाए, जो कि बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य है कि RH नेगेटिव ब्लड टाइप कैसे विकसित हुआ। चूंकि ये ब्लड टाइप बड़ा ही दुर्लभ है, इसलिए ये भी बड़ी अनोखी बात है कि RH नेगेटिव ग्रुप वाले लोगों की संख्या उस खास समूह में ज्यादा है जिन्हें परग्रहियों ने अगवा किया था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक खास नंबर का दावा कर सकता है या पुख्ता तौर पर कुछ बता सकता है, लेकिन शायद अबडक्शन सिंड्रोम के बारे में बात करते समय 10 में से 3 या 4 लोग कहते हैं मैं RH नेगेटिव हूं। क्या RH नेगेटिव इंसानों की उत्पत्ति का रहस्य जानने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि उन ह्यूमन एलियन हाइब्रिड्स का असली राज क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि RH नेगेटिव वाले लोगों का प्राचीन इतिहास आज के इंसानों में भी नजर आ जाए? बैस्क काउंटी, नॉर्दर्न स्पेन। पहाड़ों और समुद्री किनारे के बीच बसी है एक बड़ी ही अनोखी सभ्यता जो फ्रांस की सरहद के करीब है और इसकी एक जेनेटिक विरासत दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। बैस्क में जितने लोग RH नेगेटिव ग्रुप के हैं उतने दुनिया में और कहीं नहीं है। बैस्क में रहने वाले लोगों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां के ज्यादातर लोग RH नेगेटिव्स हैं। पूरे बैस्क की 50% से ज्यादा आबादी इसी ग्रुप की है। ध्यान देने की बात यह है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये औसतन करीब 2 से 3% है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन काल के लोग स्पेन और फ्रांस के उन इलाकों में हजारों साल पहले रहा करते थे। और इससे ये थ्योरी सामने आई कि शुरुआती इंसान RH नेगेटिव्स थे। अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि RH नेगेटिव ब्लड टाइप की उस परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट में क्या भूमिका है, मगर कुछ लोग दावे से कहते हैं कि उनका असली मकसद है इंसानों की नस्ल बदलना। मगर क्यों? जहां तक उनकी बात है तो उनके लिए जवाब स्पष्ट है। उनका कहना है कि हम तो हाइब्रिड्स हैं। बॉल्टिमोर, मैरीलैंड, 9 नवंबर 2018। बॉल्टिमोर कन्वेंशन सेंटर फॉर एलियन कॉन में हजारों लोग आए थे।
3 दिन के इस आयोजन में इस बात की संभावना पर विचार किया जाता है कि न सिर्फ दूसरे ग्रहों पर जीव रहते हैं, बल्कि हजारों साल से बुद्धिमान जीव पृथ्वी पर आते भी रहते हैं। मैं आज एलियन कॉन में आए लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग अगवा किए गए हैं? और क्या आपको वो घटना याद है? क्या आपने अपने रूम में किसी को देखा था, या आपको कोई लाइट या क्राफ्ट जैसी कोई चीज नजर आई थी जिसे आपने देखा हो या अनुभव किया हो और वो आपको इंसान जैसा नहीं लगा हो? कितने लोग हैं? अरे वाह, काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। परग्रहियों द्वारा अगवा किए गए लोगों की संख्या ने इस पैनल को चौंका दिया था और उन कहानियों की विश्वसनीयता भी काफी प्रभावित करने वाली थी। मैं एक बड़ी ही लॉजिकल इंसान हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और फिर ऊपर देखने लगा। तभी उसकी आंखें काली हो गईं और उसकी नाक चोंच जैसी बन गई थी और उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। मैंने जीवों को दीवार के पार आते देखा। मैं RH नेगेटिव हूँ, हरी आंखें हैं। मुझे उन्होंने अगवा किया था। हमारी आंखें खुली तो हम अपने बेडरूम में नहीं थे, हम टेबल पर लेटे हुए थे। वो मुझे अपनी शिप पर ले गए। उन्होंने मेरी सर्जरी की। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। बाद में ऐसा लगा जैसे वो मेरा स्पर्म निकाल रहे थे। सवाल है, अगर परग्रही वाकई लोगों को अगवा कर रहे थे तो उनका मकसद क्या था? क्या वो इंसान की प्रजाति की सिर्फ जांच कर रहे थे, या फिर उनका इससे भी बड़ा कोई एजेंडा था? जो रेप्टिलियन मेरे पास आता था, उसे आखिरकार पता लग गया कि मैं मां नहीं बन सकती, तो उसने मेरे पास आना छोड़ दिया। जब मैंने और ज्यादा गहराई में रिसर्च करना शुरू किया तो मैं एक और परत तक पहुंची। हम क्या हैं? वो होमो सेपियंस आखिर क्या थे? और अब मैंने अपना अलग नजरिया बना लिया है। वो पृथ्वी से जेनेटिक मटेरियल जमा कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कौन थे जो हमारी पृथ्वी पर घूमते थे, इंसान जैसे थे, पर इंसान नहीं थे। क्या ये कहा जा सकता है कि परग्रही जीव इंसानों को इसलिए अगवा कर रहे थे कि इंसानों को परग्रही डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज कर सके? कई एशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि ये ना सिर्फ सच हो सकता है, बल्कि उनके हिसाब से इससे जुड़े सबूत भी रिग्रेशन थेरेपी से मिल सकते हैं। बारबरा लैम्ब अभी तक करीब 2000 ऐसे लोगों को सम्मोहित कर चुकी हैं जिन्हें अगवा किया था परग्रही जीवों ने। हाल ही में वो कैलिफोर्निया के निवासी रॉबर्ट फुलिंगटन के केस की स्टडी कर रही थी और उन्होंने सम्मोहन के असर में बताया कि उन्होंने पिछले 10 साल के दौरान कई बार परग्रही जीवों का सामना किया था। मुझे कई साल पहले हाइब्रिड्स का पता चला था और तभी से मैं ऐसे लोगों के साथ लंबे लंबे इंटरव्यूज कर रही हूँ, रिग्रेशन थेरेपी कर रही हूँ और उनसे जितने भी बातें पता चलती हैं उनके आधार पर कह सकती हूँ कि वो पृथ्वी पर रहने वाले ईटी ह्यूमन हाइब्रिड्स हैं। पहले मेरा वजन था करीब 108 किलो और फिर मैं अचानक 58 किलो का हो गया। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ईटीज की मौजूदगी को महसूस करने लगा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखता कि सामने कुछ हो रहा है। और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं ईटी के होने का सबूत थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बड़ी कमाल की बात ये है कि हमारा अवचेतन मन हमारे साथ होने वाली हर घटना को रिकॉर्ड कर लेता है, उन बातों को भी जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। 6 जून 2019 को बारबरा ने रॉबर्ट को एक बार फिर से सम्मोहित किया। अच्छा बताइए, आप ठीक तो हैं? हाँ। ये पता लगाना चाहती है कि उन्हें क्यों अगवा किया गया था, साथ ही ये भी कि उन्हें किस तरह से जेनेटिकली ऑल्टर्ड किया गया था। अब आप डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में जाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड। लोग एक लाइन में लेटे हुए
साथ कुछ कर रहे हैं। मैं उस लाइन में सबसे पीछे हूँ। वहाँ जो लोग लाइन में हैं वो लेटे हुए हैं या ऐसे ही बैठे हैं? हाँ, सामने कई टेबल्स एक रो में रखी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट में कुछ इंसर्ट कर रहा है। वो कुछ निकाल रहे हैं, जैसे अलग अलग लोगों के डीएनए। रिग्रेशन की उस अवस्था में पता चला कि एक परग्रही ने चीरा लगाकर डीएनए निकाला था। मैंने आज तक जो काम किया है उससे एक बड़ी बात सामने आई है। उनमें से कुछ बड़े साइंटिफिक भी थे। वो समझना चाहते थे कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है और हमारी फिजियोलॉजी कैसी है। मैंने जिन लोगों पर रिग्रेशन किया है उनसे यही पता चला कि ईटीज अपने खास मकसद से हाइब्रिड्स बना रहे हैं। अगर परग्रही इंसानों के जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे थे और एलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स पर प्रयोग कर रहे थे, तो फिर उनका असली मकसद क्या था? क्या वो परग्रहियों को फायदा पहुंचाने के लिए है या इंसानों को, या दोनों को फायदा होगा? जब कोई शुरुआत का साल 8100 देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कहीं वो उसे परग्रही नहीं बल्कि भविष्य के टाइम ट्रेवलर्स तो नहीं हैं। अगर ये बात है तो वो यहाँ क्यों आए थे? बर्कली, कैलिफोर्निया, 2013। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जेनेटिस्ट्स की एक इंटरनेशनल टीम ने यूसी बर्कली में पता लगाया कि आज के गैर अफ्रीकी लोगों में से 1.5 से 2.1% के जीनोम्स उस होमिनिन के हैं जो इंसानों के साथ ही रहते थे, निएंडरथल्स। उनसे मिले सबूतों से साफ जाहिर है कि तब के इंसान निएंडरथल्स के संपर्क में आए थे और उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। मगर वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इंसान कैसे बच गए और निएंडरथल्स जो हमसे कहीं बेहतर प्रजाति के थे वो नहीं बच पाए। निएंडरथल लोगों से जुड़ा सबसे बड़ा राज तो यही है कि आखिर वो क्यों और कैसे खत्म हो गए। वो बहुत ही लंबे, तगड़े और बुद्धिमान जीव थे और वो केवमैन के कार्टून इमेजेस जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके सिर में दिमाग के लिए हमसे ज्यादा बड़ी जगह थी। उन्हें पोलन के बारे में पता था और वो कब्रों पर फूल डालते थे, मतलब उनके अंदर दया भी थी। निएंडरथल्स का न सिर्फ दिमाग ही बड़ा था बल्कि उनका शरीर भी काफी लंबा चौड़ा था। वो चलते फिरते फ्रिट्स थे। वो हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा तगड़े थे। फिर यहाँ सबसे बड़ा फर्क क्या था? वो था परग्रही। उन परग्रही जीवों ने जिन लोगों को अगवा किया था उनमें से ज्यादातर अगर ये कह रहे हैं कि परग्रही इंसानों पर अपने फायदे के लिए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो क्या उन्होंने होमो निएंडरथैलेंसिस के बजाय होमो सेपियंस को इसलिए चुना था कि वो प्रजाति उनके लिए ज्यादा अनुकूल थी, या फिर उन्होंने ढेर सारे होमिनिन्स बनाए थे और इंसान उनके सबसे पसंदीदा पार्ट्स थे? बात चाहे जो भी हो, दो बड़े अहम सवाल बरकरार हैं। क्या वो प्रोसेस आज भी जारी है, और अगर है तो उनका असली मकसद क्या है? एक थियोरी ये भी है कि वो एक खत्म हो रही नस्ल थी और वो इंसानों का जेनेटिक मटेरियल निकालकर अपने जीनोम में डाल रहे थे, जिससे एक नया जेनेटिक मटेरियल बन रहा था जो उन्हें बचा सकता था। इसी से जुड़ी एक और थ्योरी कहती है उन्होंने इंसान का डीएनए लिया, परग्रही जीवों का डीएनए लिया और उन दोनों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की। अगर हम हाइब्रिडाइज हो जाते तो उससे हमें भी फायदा होने वाला था। हमने एक खास लाइन ली और हमने ब्रीड किया और उसके बदले हमें ज्यादा तगड़े, तेज रफ्तार और बेहतर रेस के घोड़े मिले। परग्रही भी हमारी प्रजाति के साथ ऐसा ही कर रहे थे। इस बात से जुड़ी कई थ्योरीज हैं कि परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है, लेकिन क्या वो सब अंदाजों पर आधारित है? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि वो परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट आज भी जारी है और उसका असली मकसद क्या है, इससे जुड़े सुराग हमें उस यूएफओ एनकाउंटर से मिल सकते हैं जिसकी बात अमेरिकन एयरफोर्स के कुछ सदस्यों ने की थी।
रेडलशम फॉरेस्ट, सफक काउंटी, इंग्लैंड। 26 दिसंबर 1980। एक एयरबेस के पास बहुत ही चमकता हुआ एक यान नजर आया था और उस बेस को RAF ने अमेरिकन एयरफोर्स को लीज पर दिया था। 2 अमेरिकन सर्विसमैन को तहकीकात करने के लिए उस जगह भेजा गया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई विमान गिर गया है। जब वो वहां पहुंचे तो उन लोगों को वहां जमीन पर गिरा एक अजीब सा तिकोना यान नजर आया जो अपने बेस के पास करीब 3 मीटर चौड़ा था। वहां पहुंचे लोगों में से एक अमेरिकन एयरफोर्स के सार्जेंट जिम पेनिस्टन ने यान के साइड में एक उभरी हुई चीज देखी तो वो उसे छूने गए। जिम ने अपने बयान में ये बात जोर देकर कही थी कि जब उन्होंने UFO के साइड को छुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर वंस और जीरोस में से एक टेलीपैथिक डाउनलोड हो रहा है, जिसे उन्होंने अपने पुलिस नोटबुक में लिख लिया था। कुछ सालों के बाद एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने उसे एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम में चलाया तो उसे एक मैसेज नज़र आया। उस मैसेज में लिखा था, मानव सभ्यता की खोज का काम जारी है ताकि हमारे ग्रह की तरक्की हो सके और उसकी शुरुआत होगी 8100 से। उसमें कई लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट्स भी थे जो कई लोकेशन से मैच कर रहे थे, जैसे कि ग्रेट पिरामिड, नेक्सॉस के अपोलो का मंदिर, पेरू की नाज़का लाइन्स, एरिज़ोना का सेडोना। दुनिया भर में ऐसी कई पाक पवित्र जगह है। तो जिम पेनिस्टन ने वो सारी बातें बताई थी जबकि उन्हें बाइनरी कोड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब कोई शुरुआत का साल 8100 देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कहीं वो सिर्फ परग्रही नहीं बल्कि भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स भी तो नहीं हैं। अगर ये बात है तो वो यहाँ क्यों आए थे? आने वाले भविष्य में मानव नस्ल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में मानव प्रजाति को कैसे बचाया जा सकेगा? हो सकता है कि हम वक्त में पीछे जाकर X, DNA सेल्स वगैरह जमा कर सकते हैं और उनकी बदौलत अपनी प्रजाति को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक परग्रही की तरह सामने आना होगा ताकि आज के लोगों को ये पता ना लग सके कि आप असल में कौन हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि उस परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट से न सिर्फ परग्रहियों को बल्कि उन इंसानों को भी फायदा होगा जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो असल में है तो एक जैसे ही? क्या ये नहीं हो सकता कि भविष्य के इंसान परग्रही जीवों जैसे बनकर वो बेहद अहम जेनेटिक मटेरियल जमा कर रहे हैं ताकि उसे लेकर वो वापस जा सके और मानव सभ्यता का भविष्य बेहतर बना सके? क्या इंसानों का विकास कुदरती तौर पर हुआ है, जैसा कि मुख्य धारा के ज्यादातर वैज्ञानिक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं? क्या हमें एक परग्रही इंजीनियरिंग से फायदा हुआ है? बीजिंग, चाइना, 5 नवंबर 2017। टेंसेंट WE समिट में एक वीडियो प्रेजेंटेशन के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने एक चेतावनी दी थी कि अगर इंसान की नस्ल बचानी है तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हम पृथ्वी से दूर जा सके। हालांकि इस परग्रही हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट के असली मकसद के बारे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि परग्रही जीव शायद पृथ्वी पर रहने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ठीक उलट हो रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानों को जेनेटिकली ऑल्टर करके किसी और ग्रह पर रहने लायक बनाया जा रहा हो? हमें दिन ब दिन इंसानों के किसी नए पूर्वज का पता लगता है। जब भी हमें लगता है कि हमने अपने शुरुआती पूर्वजों की गुत्थी हल कर ली है, तभी एक नया पूर्वज सामने आ जाता है। तब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इंसान के इतने अलग अलग पूर्वज कैसे हैं, और कहीं हमें भी तो इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर नहीं किया जा रहा है कि हम भी ठीक वैसे ही बन जाएं जैसा परग्रही हमें बनाना चाहते हैं।
ऐसे में थ्योरी के मुताबिक तो हम अंतरिक्ष की सैर करने वाली नस्ल बन सकते हैं और हम भी तारों तक जा सकते हैं, उन तारों तक जहां हम उन दूसरी परग्रही नस्लों से मिल सकें, उनसे जो आज भी हमारी निगरानी कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रोजेक्ट हाइब्रिड का मेरे लिए क्या मतलब है, तो मैं यही कहूंगा कि ये एक खास और खुफिया प्रोग्राम है जो इंसानों के फिजिकल मैनिपुलेशन के आसपास घूम रहा है। और ये शायद हाल में शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये लाखों सालों से चल रहा है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि आज के 15 से 30% इंसान हाइब्रिड्स हैं। मेरा तो मानना है कि असल में हम सब के सब हाइब्रिड्स हैं। होमो सेपियंस दूसरी दुनिया के जीवों के द्वारा किए गए हमारी जीन्स के आर्टिफिशियल म्यूटेशंस के बिना होते ही नहीं। इस लिहाज से हम सभी हाइब्रिड्स हैं और शायद आज भी कई और हाइब्रिड्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये परग्रही इवोल्यूशन जारी रहे। क्या इंसानों का विकास कुदरती तौर पर हुआ है, जैसा कि मुख्य धारा के ज्यादातर वैज्ञानिक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मानते हैं? क्या हमें परग्रही इंजीनियरिंग से फायदा हुआ है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो इसके जवाब में कहते हैं हाँ, हुआ है। उनका कहना है कि इंसानों को न सिर्फ हमारी भलाई के लिए जेनेटिकली ऑल्टर किया गया है, बल्कि हमारे विकास को गति भी दी गई है ताकि हम अपने प्राचीन पूर्वजों से मिल सके और तारों की तरफ अपना सफर शुरू कर सके। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है।